अभी तक आपने सुना। उसे समझ नहीं आ रहा था उसने शादी करके सही किया कि नहीं। ओजस और वो एक दूसरे को पसंद अवश्य करते हैं, लेकिन निकटता और अंतरंगता जैसा भाव महसूस नहीं हुआ था। अचानक उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ और रुलाई छूट गई। उसे लगा ओजस को इस समय उसके पास होना चाहिए था। उसके पास बैठकर कुछ हल्की फुल्की बातें कर लेता तो उसे निश्चिंतता महसूस होती। इतनी बेचैनी और घबराहट तो नहीं लगती। फिर थकान के कारण उसकी आंख लग गई। अब आगे सुबह आँख खुली तो अमृता की समझ नहीं आया वह है कहाँ। अनजान कमरा, फिर याद आया उसकी शादी हो गई है। पलट कर देखा ओजस बेसुध सोया था बगल में। घड़ी पर नजर गई 10 बज गए थे। हे भगवान, पहले ही दिन इतनी देर तक सोती रही। ना जाने सास ससुर क्या सोचेंगे। मम्मी ने कहा था जल्दी उठकर नहा धोकर पहले उनके पैर छूना, फिर रसोई में नाश्ता बनाना। उसने ओजस को झकझोर कर उठाया और कहा, सुनो ओजस, 10 बज गए हैं। सब क्या सोच रहे होंगे, इतनी देर हो गई सोते हुए। वो नींद में बोला, रात बहुत देर तक मस्ती करते रहे, सभी सो रहे होंगे, तुम भी सो जाओ। और वो करवट बदल कर सो गया। अमृता को लगा लड़कों के मज़े होते हैं, शादी के बाद भी अपने ही घर में रहते हैं, किसी के कहने सुनने की कोई चिंता नहीं। वो जल्दी से उठी, नहा धोकर एक हल्की सी साड़ी निकाल कर पहनी और बाहर आ गई। बाहर सन्नाटा था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। ड्राइंग रूम फैला पड़ा था, कल की पार्टी के अवशेष विद्यमान थे। उसकी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। चाय बनाकर सबके दरवाजे खटखटाए या फिर ड्राइंग रूम साफ कर दे। साफ करके बैठी थी कि ओजस की मॉम सिमरन जम्हाई लेते हुए कमरे में से बाहर आई। अमृता को देखते ही बोली, गुड मॉर्निंग बेटा, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अभी मेड आएगी, वो कर देती। और कुछ कंफर्टेबल पहन लो, यहाँ इस तरह की फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ओजस की भाभी मोना बाहर आई। उसने पतली सी टी शर्ट और पजामा पहन रखा था। अमृता ने सोचा, ऐसे घूम रही है, ससुर जी के आते ही कपड़े बदलने भागेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पति और ससुर भी आकर बैठ गए और वो बेझिझक बैठी रही। अमृता ने आगे बढ़कर ससुर रवि के पैर छुए तो वो सकपका कर बोला, बेटा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सास बोली, ओजस की कुक नहीं आई अभी तक, चाय पीने का मन कर रहा था। सभी बड़ों के बीच में बैठना अमृता को अटपटा लग रहा था। वो तुरंत खड़ी हो गई और बोली, चाय मैं बना कर लाती हूँ। रसोई में एक एक चीज़ ढूंढ कर उसने चाय बनाई और फिर सैंडविच भी बना लिए। जब अमृता चाय बनाकर ड्राइंग रूम में आई तो ओजस भी उठकर आ गया था। सब चाय पीने लगे तो रवि बोले, और तुम सबका क्या प्रोग्राम है? निखिल बोला, पहले आप बताओ, आपकी कितने बजे की फ़्लाइट है? रवि बोले, 12 बजे हम निकल जाएंगे। अमृता आश्चर्य से बोली, इतनी जल्दी? कुछ दिन तो हमारे साथ रहते। ओजस की तरह वो एकदम से डैड नहीं बोल पा रही थी। रवि हंसते हुए बोले, रुक कर क्या करेंगे बेटा, तुम दोनों तो खुद रात की फ़्लाइट से सिंगापुर जा रहे हो। पैकिंग करो और खूब इंजॉय करो। ये बात तो सही है, छुट्टियां भी बहुत कम मिली थी। 5-6 दिन तो निकल ही चुके थे। 6-7 दिन घूमने में निकल जाएंगे, फिर तो 2-3 दिन घर ठीक करने के लिए रखे थे। निखिल बोला, हम कल कार से चंडीगढ़ जाएंगे और 2-3 दिन रुक कर वापस आ जाएंगे। फिर हमारी फ़्लाइट है अमेरिका की। अमृता बोली, हमारे आने तक तो रुकते भाई साहब। मोना बोली, तुमने जल्दबाजी इतनी मचाई शादी की, ठीक से प्लानिंग करके छुट्टी के लिए अप्लाई करने का टाइम ही कहाँ दिया। अब तुम दोनों अमेरिका आना, खूब घूमेंगे फिरेंगे। थोड़ी देर इधर उधर की बातें कर सब अपने कमरे में तैयार होने चले गए। जाते हुए सास ससुर ने अमृता से बहुत प्यार से विदा ली। ओजस और निखिल ने जिद की एयरपोर्ट छोड़कर आने की, लेकिन वे नहीं माने और टैक्सी से चले गए। चारों लंच के लिए अमृता के घर गए। रिवाज के अनुसार रजत लेने आने को तैयार था, लेकिन ओजस ने मना कर दिया, ये कहकर समय बिल्कुल नहीं है। अमृता के मायके ज़्यादा देर नहीं रुके और वहाँ से निकलकर मोना के कहने पर चारों मॉल में घूमने चले गए। अमृता को थोड़ा असहज लग रहा था। वह तीनों बेतकल्लुफ़ी से एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। मोना कभी निखिल का हाथ पकड़ती तो कभी उसकी कमर में हाथ डालकर चलती। किसी को कुछ खरीदना नहीं था, बस यूं ही घूमे जा रहे थे। अमृता को तनाव हो रहा था, जाने के लिए पैकिंग करनी है, क्या क्या लेके जाना है सोचना पड़ेगा। वैसे भूमि ने एक सूटकेस उसको सिंगापुर जाने के हिसाब से लगवा दिया था, लेकिन अमृता एक बार फिर सब देख लेना चाहती थी। मोना हंसते हुए बोली, कभी कभी बिना काम के टल्ले मारने में कितना मज़ा आता है। चलो गोलगप्पे खाते हैं, फिर चलते हैं।
तुम्हें पैकिंग भी करनी होगी। घर पहुँचते पहुँचते देर हो गई। 1-1.5 घंटे में अमृता को और जो सामान याद आया रख लिया। उसे झुंझलाहट हो रही थी। इतना भी समय नहीं मिला ठीक से अलमारी में सामान लगा देती। निखिल और मोना एयरपोर्ट छोड़ने आए। रास्ते में तीनों शादी के समारोह के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अमृता का ध्यान इस तरफ लगा था, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, वहाँ जाकर परेशानी ना हो। मोना आगे बैठी थी और निखिल गाड़ी चला रहा था। वो पीछे मुड़कर बोली, यार अमृता, तुम हमेशा ही इतनी चुप रहती हो या शादी के बाद शर्मा वरमाने के कारण चुप हो? अमृता एकदम से झेपते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ओजस बोला, अमृता बहुत कम बोलती है। मोना आश्चर्य से बोली, अच्छा लेकिन ठीक है, अमृता के कम बोलने की कमी देवर जी पूरी कर देंगे। वह तो इतना बोलते हैं। अमृता के लिए ये खबर थी। ऑफिस में तो ओजस काम में गंभीरता से व्यस्त रहता था, बहुत कम इधर उधर की बातें करता था, लेकिन 2 दिन के उसके व्यवहार को देखकर लग रहा था वो अंतर्मुखी नहीं है। अमृता के मन में चिंता घर कर रही थी, कहीं ओजस को वो बोरिंग ना लगे। सिंगापुर में घूमने फिरने में 6-7 दिन कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। ओजस ने उसे रोज़ एक तोहफा दिलाया, बहुत ध्यान रखा और दोनों के बीच प्रेम का अच्छा रिश्ता बन गया। अमृता उसके साथ सहज महसूस करने लगी थी। अमृता का मन अपने घर वालों के लिए गिफ्ट खरीदने का था, लेकिन झिझक रही थी। ओजस ने स्वयं कहा, तुम्हें गिफ्ट नहीं खरीदना क्या सबके लिए? मुझे तो सोनिया और काम्या ने एक लंबी लिस्ट बना कर दी है। फिर तो ओजस की मदद से सबके लिए गिफ्ट खरीदने में अमृता को बड़ा आनंद आया। घर आते ही अमृता घर व्यवस्थित करने में लग गई। ओजस का दोस्त जो उसके साथ पहले रहता था, उसने दूसरा इंतजाम कर लिया था। वैसे ओजस व्यवस्थित था, उसके अलमारी और कपड़े बहुत करीने से लगे थे, लेकिन रसोई बेतरतीब थी। वो शायद रसोई में घुसता नहीं था। अमृता ने रसोई नए सिरे से अपने हिसाब से सामान लाकर ठीक से व्यवस्थित की। काम वाली ढूंढी जो उसके 9 बजे ऑफिस जाने से पहले सफाई और बर्तन करके जाए। दोस्तों और रिश्तेदारों को फ़ोन आ रहे थे खाने पर बुलाने के लिए, लेकिन अमृता ने अगले सप्ताहांत में आने का वादा कर टाल दिया। ओजस ने 1-2 बार झुंझलाकर कहा भी, चलते हैं यार, सब इतने प्यार से बुला रहे हैं। अमृता के मायके से भी सब बार बार बुला रहे थे, लेकिन अमृता नहीं मानी। सोमवार को उसकी इस मेहनत का ये परिणाम हुआ कि 9 बजे तक ऑफिस जाने से पहले उसने अपना और ओजस का टिफ़िन और नाश्ता समय रहते बना दिया। मेड समय से आ गई थी। घर और रसोई बिल्कुल साफ़ हो गई थी। ओजस 8 बजे उठा, तैयार होकर नाश्ता करने बैठ गया। उसने नाश्ते की बहुत तारीफ़ की। रोज़ तो ब्रेड बटर से काम चलाना पड़ता था। सुनकर अमृता का दिल खुश हो गया। पूरा हफ्ता आराम से कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। शनिवार को दोनों अमृता के मायके गए। तोहफे देखकर भाई बहन बड़े खुश हुए और अमृता को खुश देखकर माँ बाप बड़े प्रसन्न हुए। 3-4 बजे तक वापस आकर अमृता ने अपने हफ्ते भर की पेंडिंग काम निपटाए और अगले हफ्ते की ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी की। रविवार को दोनों का ओजस की मौसी के यहाँ जाने का कार्यक्रम बना। वो साड़ी निकाल कर पहनने लगी तो ओजस बोला, जीन्स या कोई वेस्टर्न पहन लो, वहाँ इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। अमृता ने स्कर्ट निकाल कर पहन ली, जो एक बार भूमि ने जिद करके उसे दिलाई थी। तैयार होने पर ओजस उसे बाहों में लेते हुए बोला, वाह, तुम पर ये ड्रेस फब रही है, बहुत अच्छी लग रही हो। अमृता ने पूछा, कितने बजे तक आ जाएंगे? ओजस लापरवाही से बोला, 3-4 बजे तक आ जाएंगे, फिर मैं थोड़ी देर सोऊंगा। आंख मारते हुए बोला, जब से शादी हुई है सोने को ही नहीं मिला है। अमृता शर्माते हुए बोली, मैंने मना किया? तुम्हें ही मस्ती सूझती रहती है, लेकिन मेरे नसीब में तो सोना भी नहीं है। कल मीटिंग है, थोड़ी तैयारी करनी है, आते ही वो करूँगी। अच्छा, कल सब्जी वगैरह ले आई थी। ओजस के मौसा मौसी के यहाँ अमृता को अच्छा लगा। सब हंसमुख और मिलनसार लगे। ओजस की अपनी दोनों बहनें सोनिया और काम्या से अच्छी बनती है। ये तो हनीमून पर लिए गए उनके लिए तोहफे से वो समझ गई थी। दोनों गिफ्ट लेकर बच्चों की तरह पुलकित हो गई थी। 15 और 17 साल की थी। लंच के बाद थोड़ी देर और बैठकर बातें करने लगे। ओजस उन्हें सिंगापुर की फ़ोटो दिखा रहा था। अमृता ने इशारे से कहा, चलते हैं, लेकिन ओजस जैसे उठने लगा, सोनिया एकदम से बोली, अभी मत जाओ आप लोग, बहुत मज़ा आ रहा है, चलो मॉल चलते हैं, घूमेंगे फिरेंगे। काम्या और मौसी जी भी जोर डालने लगी तो ओजस मान गया। अलग ले जाकर अमृता ने कान में फुसफुसाया, 1-1.5 घंटे में वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन दोनों लड़कियाँ थोड़ी देर घूमने के बाद गेम पार्लर में घुस गईं। फिर तो ओजस भी गेम खेलने में इतना मशगूल हो गया, समय का ध्यान ही नहीं रहा। मौसी हंसते हुए बोली, ओजस इन दोनों के साथ बच्चा बन जाता है, जब मिलते हैं तीनों ऐसे ही मस्ती करते हैं। अमृता ने भी शुरू में 1-2 गेम खेले,
फिर उसे घर जाने की बेचैनी होने लगी। उसने ओजस को इशारा भी किए लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। वहाँ से निकलते ही सब खाने पीने में लग गए। घर पहुँचते पहुँचते 9 बज गए। अमृता को परेशान देख ओजस बोला, परेशान मत हो जाने मन, ऑफिस के काम में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। घर पहुंचकर अमृता जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर अपना काम करने बैठ गई ओजस के साथ। तभी ओजस के मम्मी पापा का फ़ोन आ गया और वो दूसरे कमरे में चला गया बात करने। 1 डेढ़ घंटे काम करने के बाद अमृता ने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो ओजस सोया पड़ा था। उसे हंसी आ गई। जल्दी से अपना थोड़ा और काम करके उसने ओजस को जगाया और बेडरूम में सोने के लिए कहा। जिंदगी का सफ़र यूं ही आगे बढ़ रहा था। अमृता के सिर पर दोहरी जिम्मेदारी थी। वैसे उसने अपने घर में भी पुरुषों को घर का काम करते कभी नहीं देखा था, इसलिए ओजस से बहुत उम्मीद नहीं करती थी। लेकिन कभी कभी मन करता था वो भी काम में हाथ बटाए, उसको भी थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाए। जब कभी ज़्यादा परेशान हो जाती तो ओजस का एक ही सुझाव होता, बाहर खा लेंगे या बाहर से मंगा लेंगे। लेकिन शिखा ने हमेशा बाहर के खाने को नापसंद किया था। कहती थी जो चाहिए घर में बना दूंगी। तो कहीं ना कहीं अमृता को लगता बाहर का खाना कम से कम मंगाना चाहिए। फिर सोनिया और काम्या कभी भी आ जाती और आते ही पिज्ज़ा पास्ता का ऑर्डर दिलवाए बिना नहीं मानती। उनके आने से घर में हो हल्ला और मौज मस्ती का माहौल बन जाता। अमृता को भी मज़ा आता लेकिन कभी कभी उकताहट भी होती। छुट्टी वाले दिन वो काम निपटा कर ओजस के साथ अकेले कुछ समय बिताना चाहती। पहले हफ्ते की भागम भाग से थकी कई बार उनके साथ घूमने जाने का उसका मन नहीं होता, लेकिन ओजस उन दोनों को कभी किसी बात के लिए मना नहीं करता। अगले हफ्ते शुक्रवार को दिवाली थी। दोनों पति पत्नी ने शनिवार को बाजार जाकर दोस्तों और रिश्तेदारों को देने के लिए तोहफे खरीदे। सारा दिन खरीदारी करके थक गए थे लेकिन खुश थे। निश्चय किया रविवार को सब गिफ्ट पैक कर करीने से रख देंगे। 2-3 दिन ऑफिस में बहुत काम रहेगा। 3 दिन की छुट्टी मिलेगी दिवाली पर, बस फिर उस दिन सबके यहाँ देकर आने का काम रह जाएगा। लेकिन रविवार को दोनों लंच करके जैसे ही पैकिंग करने के लिए बैठे कि सोनिया और काम्या आ गईं। आते ही पैकिंग का सब सामान एक तरफ रखवा कर बोली, भाई आज क्रिकेट का फाइनल मैच है और आप ये फालतू के काम कर लेकर बैठे हैं। ओजस चौंकते हुए बोला, अच्छा मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। देखो शादी के बाद इंसान कितना बोरिंग हो जाता है। फिर तीनों टीवी के आगे जम गए। अमिता रसोई साफ कर रही थी। उसका मन बुझ गया, अब तो शाम तक कोई काम नहीं हो पाएगा। पहली दिवाली थी शादी के बाद। उसको चाव लग रहा था। घर साफ करके सजाने का विचार था मन में। उसने सोचा था दिवाली वाले दिन समय निकालकर रंगोली भी बनाएगी। करना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन समय सीमित था। सुबह से अमृता ओजस को बड़े उत्साह से यही सब बता रही थी, लेकिन दोनों बहनों के आते ही उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। पहले दिल में जो निकटता और उमंग महसूस हो रही थी एक साथ त्यौहार की तैयारी करने की, वो जाती रही। उसे लगा ओजस एकदम से उसे अकेला छोड़ चला गया। फिर उसने अपने आप को धिक्कारा, कितनी छोटी सी बात का मन में बतंगड़ बना रही है। ओजस पर उसकी बहनों का भी तो हक है, लेकिन अब वो शादीशुदा है। उसकी जिम्मेदारी पत्नी और गृहस्थी के प्रति भी है। उसने सोचा था दोनों मिलजुल कर पैकिंग करेंगे, फिर शाम को बाजार जाकर कुछ पारंपरिक कपड़े खरीद कर लाएंगे दिवाली वाले दिन पहनने के लिए। वैसे तो साड़ियाँ थी उसके पास, लेकिन वो जिस रंग का कुर्ता पैजामा ओजस खरीदने वाला था उससे मिलते जुलते रंग की साड़ी लेना चाह रही थी। दिए और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी लानी थी। कितना काम है और उसे क्रिकेट का शौक नहीं था। उसे ओजस का टीवी के आगे बैठना समय की बर्बादी लग रही थी। उसने सोचा औपचारिकता के लिए 10-15 मिनट के लिए उन तीनों के साथ बैठकर उठ जाएगी और पैकिंग शुरू कर देगी। लेकिन 15 मिनट बाद ही काम्या बोली, भाभी पॉपकॉर्न हो तो बना दो और पेप्सी भी दे दो। तभी सोनिया बोली, हम तो घर से खाना खाकर भी नहीं आए हैं, कुछ सैंडविच बना दो प्लीज़। अमृता सब बनाकर उन्हें पकड़ा कर जाने लगी तो काम्या बोली, भाभी कहाँ जा रही हो, हमारे साथ बैठकर मैच देखो ना, कितना मज़ेदार मैच चल रहा है। ओजस बोला, बैठ जाओ ना यार, बाद में मिलकर कर लेंगे, फटाफट हो जाएगा। अमृता के लिए काम पेंडिंग पड़ा हो तो कहीं और मन नहीं लगता। फिर क्रिकेट में तो उसे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। वो संकोच बस उठ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे ओजस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कह सकता था, अमृता तुम थोड़ा बहुत कर लो या यहीं ले आओ, क्रिकेट देखते हुए कर लेते हैं।
वह तीनों हर चौके छक्के पर पागलों की तरह उछलते, जोर जोर से चिल्लाते और अमृता का घड़ी की सरकती सुइयां देख तनाव बढ़ता जा रहा था। उसका सिर भारी हो रहा था। गनीमत थी 2020 था। 5:30 बजे तक खत्म हो गया। अमृता ने अपने आप को धिक्कारा। बेकार इतनी तनावग्रस्त हो जाती है। ये दोनों अब चली जाएंगी और वह दोनों फटाफट अपने काम निपटा लेंगे। ओजस खड़े होते हुए बोला, चलो यार चाय पिला दो, फिर पहले बाजार चलते हैं खरीदारी करने। तुम दोनों को भी घर छोड़ दूंगा। अमृता को लगा उन दोनों को छोड़कर बाजार जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह दोनों भी साथ गईं और मॉल में उनकी मस्ती चालू रही। कभी वह अपने लिए कोई ड्रेस निकाल लाती और पहनकर दिखाती, तो कभी यूं ही सेल्फी लेने लगती। ओजस का ध्यान बार बार अपनी हरकतों पर खींच लेती। भैया ये देखो, भैया वो देखो। एक बार को तो उसका मन हुआ उन तीनों के बीच में कूद पड़े और बोल दे, मस्ती बाद में कर लेना, पहले ये ज़रूरी काम कर लेते हैं, फिर दोबारा बाजार आने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन उसे लगा ससुराल पक्ष की तरफ की हैं, नंदे हैं, कहीं बुरा ना मान जाए। आखिर में एक मैरून रंग का कुर्ता ओजस ने पसंद कर लिया, लेकिन इतना समय नहीं बचा था कि वो अपने लिए साड़ी पसंद कर पाती। वो मन महसूस कर रह गई। फिर अपने मन को समझाया, शादी में मायके से इतनी साड़ी मिली थी, उनका क्या होगा, उनमें से ही कोई निकाल कर पहन लेगी। अमृता ने गाड़ी में बैठते हुए ओजस से कहा, दिए लेना मत भूलना, रास्ते में जहाँ भी कोई दिए वाला दिखे गाड़ी रोक देना। ओजस बोला, ठीक है, इन दोनों को छोड़कर ले लेंगे। घर के रास्ते में मैंने एक जगह देखा था, बड़े स्टाइलिश दिए लेकर बैठा था। गाड़ी की आवाज़ सुनकर मौसी मौसा बाहर आ गए, जिद करके अंदर ले गए और बिना खाना खिलाए माने ही नहीं। वहीं बातों बातों में अमृता को पता चला सास ससुर मंगलवार को आ रहे हैं दिवाली मनाने। उसने आश्चर्य से ओजस से पूछा, अच्छा आपकी बात हुई मम्मी जी से? आपने बताया ही नहीं। वो लापरवाही से बोला, सुबह ही डैड ने बताया था, इस बार दिवाली हमारे साथ बनाने का मन हुआ तो तत्काल से ट्रेन की टिकट लेकर आ रहे हैं। मौसी खुश होते बोली, हाँ दीदी ने मुझे भी फ़ोन करके बताया था, कितने सालों बाद दीदी दिवाली पर यहाँ होंगी, बहुत मज़ा आएगा। हम तो तुम्हारे घर पर ही आ जाएंगे शाम से, मिलकर बनाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। गाड़ी में बैठकर लौटते समय उसका मन बहुत ख़राब था। उसको चुप देखकर ओजस बोला, यार इसमें इतना मुंह फुलाने वाली क्या बात है, दिमाग से स्लिप हो गया। उसको क्या बोलती, हो जाता है, लेकिन उसे सुबह ही पता चल जाता तो घर की सफाई करते समय पर्दे मशीन में धोने डाल देती, थोड़ा और रसोई ढंग से साफ कर लेती। देर हो गई थी, दिए वाला भी उठ गया था। अमृता कपड़े बदलकर चुपचाप लेट गई तो ओजस उसे बाहों में लेते हुए बोला, यार इतनी छोटी छोटी बात पर मुंह फुला लोगी तो हमारा गृहस्थी कैसे चलेगी? वो अनमने मन से बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थकान हो गई है सुबह से इतनी मस्ती करते हुए। और वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। उसे भी लग रहा था कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, फिर भी आंखों में आंसू बाहर आने के लिए ना जाने क्यों बेताब हो रहे थे। उसे लग रहा था वे जितनी गंभीरता से गृहस्थी और दफ्तर की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही है, ओजस कहीं ना कहीं हल्के में ले रहा है। मन में विचार आया, कहीं वो दोहरी जिम्मेदारी के कारण जिंदगी से इतनी जल्दी उकता तो नहीं गई है। नहीं, अभी तो शुरुआत है, इतनी जल्दी हार मान लेने से काम नहीं चलेगा। उसने लेटे लेटे मन में काम की लिस्ट बनानी शुरू कर दी। सुबह वो क्या क्या निपटा सकती है। जल्दी उठकर मशीन में पर्दे डाल देगी और रसोई फ्रिज की थोड़ी और सफाई कर देगी। अच्छा हुआ पंखे रविवार को साफ कर दिए थे ओजस के साथ मिलकर। मेड से बालकनी में रखे गमले उठाकर ठीक से धोने को बोल देगी, बहुत मिट्टी जम रही है उनके नीचे। सुबह जल्दी उठकर अमृता ने निश्चित किए हुए काफ़ी काम निपटा लिए कि मेड का फ़ोन आ गया, वो नहीं आ पाएगी। सुनकर अमृता के हाथ पैर फूल गए। सारे घर की सफाई और बर्तन, फिर टिफ़िन भी बनाना है। तभी ओजस कमरे से बाहर आते हुए बोला, क्या कर रही हो सुबह से, इतनी उठापटक की आवाज़ आ रही है। अमृता रुआंसे स्वर में बोली, पर्दे वगैरह धोकर डाले हैं, मेड नहीं आ रही है, अभी सारे घर का झाड़ू पोछा लगाना है और बर्तन भी करने हैं, फिर टिफ़िन भी बनाना है। ओजस उसका हाथ पकड़ कुर्सी तक ले गया और बिठाते हुए बोला, क्यों काम का इतना बोझ लादे रहती हो अपने सिर पर, थोड़ा रिलैक्स रहना भी सीखो। एक दिन सफाई नहीं होगी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और टिफ़िन मत बनाओ, कैंटीन से लेकर खा लेंगे। लेकिन मन में ये बात बैठी थी कि घर की रोज़ एक बार तो सफाई होनी ही चाहिए। जल्दी से झाड़ू लगाकर उसने सैंडविच बनाया टिफ़िन के लिए। ऑफिस पहुंची तो थकान लग रही थी, लेकिन मुसीबतों ने तो आज उसका आंचल ही पकड़ लिया था। टीम के 2 मेंबर्स ने अचानक छुट्टी ले ली। काम का बोझ तो बढ़ ही गया। लीडर ने फरमान जारी कर दिया रिपोर्ट बनाकर देने के लिए।
अमृता बोलते बोलते रह गई। उससे नहीं हो पाएगा। उसकी बोलने से पहले सोचने की आदत उसे हमेशा परेशानी में डाल देती है। शादी के पहले उसको कितना भी काम सौंप देते थे वो कर लेती थी। उसके पास समय ही समय होता था, लेकिन अब किसी चीज़ की कमी महसूस होती है तो वो वक्त की है। अमृता ने रास्ते में ही सोच लिया था, घर पहुंचते ही 4 आलू के पराठे सेंक दही के साथ खा लेंगे, फिर रिपोर्ट तैयार कर पर्दे प्रेस कर लेगी, ओजस से टंगवा देगी और जो काम रह गए हैं वो भी फटाफट कर लेगी। लेकिन तभी ओजस ने उसके सिर पर बम फोड़ दिया। बहुत खुश होते हुए बोला, मैंने आज अपने फ्रेंड्स को घर पर खाने के लिए बुलाया है। बहुत समय से कह रहे थे, शादी के बाद एक बार भी तो नहीं बुलाया। पहले तो हमारी बहुत महफिल जमा करती थी, रात भर ज़बरदस्त मस्ती करते थे। अब तो खैर सूखी पार्टी दूंगा, बस खा पी करके चले जाएंगे। अमृता हैरानी से बोली, ओजस एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता उन लोगों को इनवाइट करने से पहले। वो आश्चर्य से बोला, मतलब अपने घर में अपने दोस्तों को बुलाने से पहले मुझे लिखित अर्जी देनी पड़ेगी, तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? अमृता झुंझलाकर बोली, ओजस इसमें परमिशन की क्या बात है, एक दूसरे की सहमति की बात है। आज गीता और मनीष नहीं आए, वर्कलोड बढ़ गया और एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। ओजस थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोला, दूसरों का काम क्यों अपने सिर पर ओढ़ लेती हो? तुमसे बोला नहीं जाता कि मैं दूसरे का काम नहीं करूँगी? अमृता की आवाज़ में भी कठोरता का अंश आ गया था। तुम वर्मा को जानते तो हो, कैसे सबके सामने कुछ भी बोल देता है। फिर कुछ पल रुक कर अपने आप को संयत कर बोली, छोड़ो वो सब मैं कर लूँगी, बताओ क्या बनाना है? ओजस की आवाज़ में नरमी नहीं आई अभी तक। वो बोला, रहने दो, एहसान मत करो मुझ पर, मैं सारा खाना बाहर से ऑर्डर करके मंगा लूँगा, उसमें तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अमृता बहुत नम्र आवाज़ में बोली, मुझे बनाने में कोई परेशानी नहीं है, मैं सब बना दूंगी। मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर डिस्कस कर किसी ऐसे दिन बुलाते, हम दोनों थोड़ा फ्री होते तो अच्छे से तैयारी हो जाती। ओजस अभी भी गुस्से में था। बोला, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, तुम्हारा काम कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है। अमृता चुप हो गई। और कुछ बोलेगी तो बात बढ़ जाएगी और झगड़ा हो जाएगा। वो कुछ कह नहीं पाएगी और ओजस ना जाने और क्या क्या बोल देगा। ओजस ने घर पहुंचते ही सबसे पहले 10 लोगों के हिसाब से खाना ऑर्डर किया। अमृता ने एक बार और विनीत स्वर में कहा, ओजस मैंने खाना बनाने के लिए मना नहीं किया है, जल्दी से शाही पनीर और दम आलू बना देती हूँ। वो अकड़ कर बोला, रहने दो, तुम्हारी मेहरबानी नहीं चाहिए। अपने घर में किसी को बुलाने के लिए अब तुमसे पूछना पड़ेगा? कल शाम को मॉम डैड आ रहे हैं, मैं तो पूछना ही भूल गया। अमृता को उसका ताना सुनकर गुस्सा तो बहुत आया। ऐसी स्थिति में वो जवाब नहीं दे पाती थी, बस रुआसी होकर रह जाती। उसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले, घर ठीक किया, पर्दे प्रेस कर टांगने लगी तो ओजस ने स्टूल पर चढ़कर टांगने में मदद कर दी। अमृता मन ही मन सोचने लगी, थैंक गॉड, पर्दे टांगने में ओजस ने कम से कम मदद तो की, नहीं तो ये भी उसे अकेले करना पड़ता। फिर मन में विचार आया, इसमें भगवान को धन्यवाद देने वाली क्या बात है? घर के काम में अगर ओजस हाथ बटाता है तो कौन सी मेहरबानी है? ये घर उसका भी तो है, बल्कि उसका ही है, वो बार बार जता रहा है। अब अपने घर में किसी को बुलाने के लिए नहीं। फिर उसने जल्दी से क्रॉकरी निकाली। 10 जनों के हिसाब से बर्तन कहाँ थे उसकी नई गृहस्थी में। शादी में एक डिनर सेट मिला था, वो भी निकाला, अलमारी के ऊपर रखा था। इतने में एक एक कर दोस्तों ने आना शुरू कर दिया। 3-4 लड़कियां भी थीं। जैसे जैसे आते जा रहे थे एक दूसरे को देख चीख चीख कर खुश होते। उनमें से एक बोला, यार हम लोग कब से व्हाट्सएप पर एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, लेकिन ओजस के कारण आज आमने सामने मिल पा रहे हैं। अमृता एक तरफ चुपचाप बैठी थी, किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। ओजस ने सबको ड्रिंक देनी शुरू कर दी। अमृता अंदर से स्नैक्स ले आई। तभी इस हो हल्ले को चीरता हुआ एक बंदे का स्वर सुनाई दिया, दोस्तों हम यहाँ ओजस की वाइफ से मिलने आए हैं और अभी तक हम अपनी चिल्लपों में ही बिजी हैं। सब एकदम से खामोश होकर अमृता को देखने लगे। अमृता असहज हो गई। वही बंदा फिर बोला, मेरा नाम अमन है, मैं ओजस के साथ स्कूल में पढ़ता था। फिर दूसरा बंदा बोला, इसने ग्रेजुएशन में आर्ट्स पेंटिंग ले ली, अब ये शायरी और पेंटिंग बनाता है। भूख लगने पर हम में से किसी के घर आकर डेरा जमा लेता है। अमन हंसता हुआ बोला, अबे तो दोस्त होते किस लिए हैं? सारे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, ढेर पैसा कमाते हैं। एक कभी को कुछ खिला दोगे तो कला जगत तुम्हारा कितना रेडी हो जाएगा। फिर एक एक कर सब अपने बारे में बताने लगे। ओजस ने अमृता का परिचय दिया। अमृता ने खाना गर्म कर सबको खाने के लिए बुलाया। तभी एक बंदा बोला, यार ओजस अब तो घर बसा लिया है, अब तो घर का बना खाना खिला देता, होटल से मंगा कर खाना तो हम खाते ही रहते हैं। अमृता ने बात संभालते हुए कहा,
अगली बार छुट्टी वाले दिन थोड़ा पहले से बताना अपने प्रोग्राम के बारे में, फिर देखना घर पर बढ़िया खाना बना कर खिलाऊंगी। अमन बोला, अमृता सही बोल रही है, इतने शॉर्ट नोटिस पर घर का खाना कैसे खिला सकती है? अभी वो ऑफिस से आई होगी, थकी होगी। ओजस बोला, भाई जॉब वाली बीवी लाओगे तो घर का बना खाना नसीब नहीं होगा। अमृता को ये बात भाले की तरह चुभ गई। हमेशा घर का बना खाने पर वो जोर देती रही है। पहली बार बाहर से मंगवाया तो उसे ताने मार दिया, इतना तामझाम भी किया, लेकिन फिर भी सबको शिकायत है। इतना खाना मंगवाया, पूरे पैसे लग गए, दुनिया भर के जूठे बर्तन को हो गए और समय भी इतना लग गया। इससे अच्छा तो बाहर ही बुलाकर खाना खिला देते, 1-1.5 घंटे में चले भी जाते, बर्तनों का झंझट भी नहीं रहता। उसकी भूख मर गई थी। वो दिखाने के लिए प्लेट में आधा नान और जरा सी सब्जी ले खाने का नाटक कर रही थी। तभी अमन उसके पास आकर इधर उधर की बातें करने लगा। शायद कभी था, मानवीय संवेदना को महसूस कर सकता था। उसके आंसू छलक ना जाए इसलिए ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। खाना खाकर फिर सब ड्राइंग रूम में जाकर शोर मचाने लगे। अमृता कुछ पल वहाँ खड़ी रही, लेकिन किसी को उसके होने ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो रसोई में जाकर संगवाने लगी। इतने ढेर सारे बर्तन देख उसे तनाव हो रहा था। उसने सोचा सारे मस्ती में लगे हैं, वो बर्तन निपटा लेती है इतनी देर में। उन सब के जाने के बाद करेगी तो बहुत देर हो जाएगी, फिर ऑफिस का भी थोड़ा काम करना है। आधे बर्तन भी नहीं हुए थे कि 3 लड़कियां रसोई में आ गईं। एक बोली, सॉरी यार अमृता, तुम्हारा बहुत काम बढ़ा दिया। दूसरी बोली, अरे यार हम कौन सा रोज़ आते हैं, बर्तन बाद में मांज लेना, अभी हमारे साथ चलकर इंजॉय कर लो। वो काम बीच में छोड़कर बाहर आ गई। बर्तन धोने के कारण उसका कुर्ता आगे से थोड़ा गीला हो गया था। ओजस ने उसे घूर कर देखा। 1-2 दोस्त उठ गए थे जाने के लिए। आधे पौने घंटे में एक एक कर जाने लगे। ओजस गुस्से से बोला, उन सबके सामने क्या जताना चाहती थी, कितना काम करती हो? अमृता उसका मुंह देख रही थी कि वो बात कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। वो बोली, मैं कुछ नहीं जता रही थी, ना ही मुझे ज़रूरत है, मैं केवल अपना काम निपटा रही थी। ओजस चिल्लाते हुए बोला, कल सुबह हो सकते थे बर्तन, कितनी बुरी लग रही थी, कपड़ों से पानी टपक रहा था। अमृता को भी गुस्सा आ रहा था। वो तेज स्वर में बोली, सुबह क्या क्या कर पाऊंगी, मेड आज नहीं आई तो कल का क्या भरोसा आ जाएगी, फिर शाम को मॉम डैड आ जाएंगे, उनके लिए कुछ बना कर रख कर जाऊंगी और रात के खाने की तैयारी भी करके जाना पड़ेगा। ओजस चिल्ला कर बोला, कोई ज़रूरत नहीं है मॉम डैड के लिए खाना बनाने की, उनके लिए भी मैं बाहर से ही मंगवा लूँगा। ऑफिस में सब सही कहते हैं, तुम बहुत बोरिंग हो, ना खुद मस्ती करना जानती हो, ना दूसरों को करते देख तुम्हें अच्छा लगता है। अमृता को विश्वास नहीं हुआ। उसने जो सुना वही ओजस ने कहा था। वो चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगाकर लेट गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था उसकी गलती क्या थी। वो कितनी भी कोशिश कर ले, किसी की भी उम्मीद पर खरी नहीं उतर रही थी। शाम से ही आंसू छलकने के लिए बेताब हो रहे थे। रोते रोते वो सो गई। सुबह उठी तो लगा बेकार इतना परेशान हो रही है। गृहस्थी में ये छोटी मोटी तकरार तो चलती रहती है, पुरुष थोड़ा तो रौब दिखाते ही है। अमृता ने जल्दी जल्दी काम निपटाने शुरू किए। बस गनीमत ये रही कि मेड आ गई और उसके समय से सोचे हुए सारे काम निपट गए। लेकिन ऑफिस जाते हुए दिमाग परेशान हो रहा था। ऑफिस का काम नहीं किया, बेकार फजीयत होगी, इसी उधेड़ बुन में थी। घर का काम तो हो गया, ऑफिस का नहीं कर पाई। ऑफिस का हो जाता तो घर का काम ठीक से नहीं होता। कहीं कमी उसमें तो नहीं है जो दोनों जिम्मेदारी में तालमेल नहीं बैठा पा रही है। कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। वो यही सब सोच रही थी कि उसने महसूस किया इतनी देर हो गई ओजस गाड़ी चला रहा है, लेकिन एक शब्द नहीं बोला। रात जो ताने मार रहा था, सुबह उठकर एक बार तो अपनी गलती महसूस कर सॉरी बोल सकता था। चलो सॉरी बोलने में ज़बान घिस रही थी और दूसरी बातें अपनी तरफ से शुरू कर देता। वो भी पहले दिन की बातें भूलकर सामान हो जाती। ऑफिस में वर्मा ने भी सुना दिया, अमृता जब काम नहीं करना हो तो पहले हाँ क्यों करती हो। इस तरह की लापरवाही में बर्दाश्त नहीं करता। वो मायूसी अपनी सीट पर बैठी थी। उसका मैनेजमेंट ही सही नहीं होगा। अब तो दुनिया में कितनी औरतें नौकरी करती हैं और बहुत उन्नति भी कर रही हैं। इसका मतलब ऑफिस में उनका कार्य अच्छा ही होगा, तभी तरक्की मिल रही है। अमृता को लग रहा था यही हालात रहे तो ऑफिस में तो उसकी तरक्की की कोई गुंजाइश नज़र ही नहीं आ रही है। गृह कार्य में भी ओजस संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब वह दोनों मोर्चों पर असफल है। नहीं, उसने मन ही मन निश्चय किया वह ऐसे हार नहीं मानेगी और योजनाबद्ध तरीके से मेहनत करेगी। दोनों भूमिका सफलता से निभाएगी। उसने जल्दी जल्दी ऑफिस में ही पहले दिन का पेंडिंग काम
और उस दिन का सारा काम किया। लिस्ट बनाई, घर पहुंचकर कौन कौन से काम आज उसने हर हालत में करने हैं। वर्मा ने काम देखकर कुछ गलतियां निकालकर मुंह बनाते हुए कहा, क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए काम में। चलो इस बार तो इससे काम चला लेंगे। वो सोचते हुए ऑफिस से बाहर निकली। कैसे एहसान जता रहा था। ओजस ने शाम को ही मैसेज कर दिया था वो ऑफिस से जल्दी निकलकर मॉम डैड को लेने स्टेशन चला जाएगा। इन दिनों उस पर वर्कलोड कम था। अमृता ने ऑटो लिया और घर पहुंच गई। तीनों आराम से टीवी के आगे बैठे थे। मॉम ने उसको देखते ही गले लगा लिया और डैड भी बड़े प्यार से मिले। फिर अमृता कपड़े बदलकर चाय और पकौड़े बना लाई। रात के खाने की वो सुबह तैयारी कर गई थी, इसलिए तनाव कम था दिमाग में। चाय पीकर मॉम बोली, और बेटा दिवाली की तुमने क्या क्या तैयारी कर ली है और क्या रह गया है देख लेते हैं। तोहफे देखकर खुश होते हुए बोली, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत समझदारी से गिफ्ट लिए हैं, लेकिन थोड़ा पैक कर लेते तो अच्छा रहता। दिए और पूजा की सामग्री वगैरह भी नहीं लाए, मिठाई भी आएगी। अमृता ओजस की तरफ देखते हुए बोली, शायद वो कुछ सहारा थे, बस मम्मी जी लाने वाले थे, थोड़ा बिजी चल रहा है आजकल। मॉम गंभीरता से बोली, बेटा कितना भी बिजी चल रहा हो, गृहस्थी के जो जरूरी काम है उनको तो करना ही पड़ेगा। आदमियों का तो ऐसा ही है, ऑफिस से आकर सोचते हैं किला फतेह कर लिया, छोटे छोटे गृहस्थी के कामों का तो हमें ही ध्यान रखना पड़ता है। मुझे देख, शादी के बाद सारे कस्टम सीखे एक एक करके, तेरे ससुर तो पल्ला झाड़ कर खड़े हो गए, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने फिर अपनी सास से एक एक रीति रिवाज समझे। ओजस भी ऐसा ही लापरवाह है। वो ये सब प्यार से ही कह रही थी, लेकिन अमृता को लगा सब को उसकी कमियां ही नज़र आती हैं। उसे शायद इतना बुरा नहीं लगता अगर वो इन कामों को करने की कोशिश नहीं कर रही होती। उसे सब काम याद थे, लेकिन ओजस का बिल्कुल साथ ना मिलने के कारण वो निपटा नहीं पाई। उसे उम्मीद थी अब ओजस उसके पक्ष में बोलेगा, लेकिन उसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया, तो वो खामोश हो गई। सफाई देने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद अमृता का काम यंत्र चलित निर्देशों का पालन करना रह गया। मॉम ने सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। कहाँ जाना है, कब जाना है, दिवाली की मिठाई देने, किसको क्या देना है, सब उन्होंने निश्चित किया। जो सामान रह गया था पूजा का बाजार से लाने का, वो भी मॉम ओजस के साथ जाकर ले आई। अगले दिन ओजस और अमृता को तो ऑफिस जाना था, तो कई रिश्तेदारों के यहाँ मिठाई सास ससुर ही देने चले गए। अगले दिन छोटी दिवाली थी और दोनों की छुट्टी थी। ओजस सुबह से झालर वगैरह टांगने में व्यस्त था और वो रसोई में। उसके दोनों भाई दिवाली लेकर आने वाले थे, वो उनके लिए कुछ अच्छा बनाना चाहती थी। फिर बुआ और चाचा का परिवार भी लंच पर आने वाले थे। सारा दिन यही रहा, कोई ना कोई आता रहा और वो रसोई में लगी रही। अगले दिन भी यही हाल रहा। मौसी व मामा का परिवार लंच के समय से ही आकर बैठ गए। वो सारा दिन रसोई में लगी रही। दिवाली का दिन था, मेड भी नहीं आने वाली थी, बर्तन भी उसे ही मांजने थे। सब बाहर मस्ती कर रहे थे, बातों में मस्त थे। वे अकेली सब का खाना बना रही थी। जब तब बच्चे आकर कह जाते, भाभी मैगी बना दो, बहुत मन कर रहा है, एक दो चीज़ सैंडविच बना दो। एक बार काम्या रसोई में आई और बोली, बाहर आओ ना भाभी, क्या सारा दिन रसोई में घुसी रहोगी, बहुत मज़ा आ रहा है, सब कितनी मस्ती कर रहे हैं। तभी ओजस का स्वर सुनाई दिया, रहने दे काम्या, इसे रसोई में मज़ा आता है। अमृता को रोना आ गया। अगर इस समय ओजस रसोई के 2-4 चक्कर लगा लेता, थोड़ा बहुत पकड़ाने का काम करवा देता, हंस बोल लेता, उसे आधे घंटे के लिए सही हाथ पकड़कर बाहर ले जाता। अमृता को ये सब करना बोझ नहीं लगता है। इतना तो सहयोग चाहना ओजस से क्या गलत है। ऊपर से ताना मार रहा है, बातें बनाना, खाली बैठना किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इतने मेहमानों को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी कोई तो लेगा। अब रोज़ क्यों नहीं बाहर से खाना मंगा लेता। जरा सी चूक हो गई आओ भगत में, दोस्त सारा सबको अमृता का नज़र आएगा। शादी के बाद औरतों की ज़िंदगी में क्या यही सब होता है। माँ ठीक कहती थी, शादी के बाद पता चलेगा जिम्मेदारी क्या होती है। तारीफ का एक शब्द नहीं, बस कोल्हू के बैल की तरह लगे रहो। कितना भी पढ़ लिख लो, गृहस्थी तो औरत को ही संभालनी पड़ती है। आजकल की लड़कियों ने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, नौकरी करेंगी, संभालो 2-2 जिम्मेदारियाँ। आदमी तो नहीं बदलने वाले, वे अपना वर्चस्व क्यों छोड़ेंगे। वो तो कहेंगे तुम औरतों को शौक़ है नौकरी करने का तो करो, हमें क्या, मालिक तो हम ही हैं। 2 पैसे लाकर अपनी धौंस मत जमाओ। अपने शौक़ पूरे करने के लिए कमाना चाहती हो तो कमाओ, नहीं तो हम जो कमाते हैं उसमें घर चलाओ। समझ नहीं आ रहा था उसने शादी करके कोई गलती तो नहीं की। इस शादी का औचित्य क्या है। अमृता थक गई थी, पैरों में दर्द अनुभव हो रहा था, नींद ही नहीं आ रही थी। आखिर उसको पेन किलर लेनी पड़ी। फिर उसकी आंख लगी।
अगले दिन उसे मायके जाना था। सास ससुर को अपने कुछ दोस्तों से मिलने जाना था। वो तैयार होकर गाड़ी में बैठी तो ओजस झुंझलाहट भरे स्वर में बोला, लंच का झंझट पाला ही क्यों? ज़्यादा देर मत लगाना, फटाफट खाना खाकर निकलेंगे। कह देना कल मॉम डैड चले जाएंगे, थोड़ा टाइम उनके साथ और स्पेंड करना है। अमृता धीरे से बोली, मेरे मम्मी पापा का भी मन करता है कुछ टाइम उनके साथ रहें। चाची और उनकी फैमिली सब आए हुए हैं, सुबह से वेट कर रहे हैं। ओजस मुंह बनाते हुए बोला, हे भगवान, वे सभी आए हुए हैं। देखो मुझे बोरियत होती है वहाँ, समझ नहीं आता मैं उन लोगों से क्या बात करूँ। शादी के तुरंत बाद ही अमृता समझ गई थी कि ओजस के मन में उसके घर वालों के लिए विशेष मान नहीं है। एक दिन वो हंसते हुए बोला था, जानती हो उस दिन इंटरव्यू देने वाले से ज़्यादा नर्वस थे। कुछ भी पूछ रहे थे, नॉलेज है नहीं है, कुछ भी। अमृता को अच्छा नहीं लगा सुनकर। वो बोली, चाचा और बाबा बहुत सीधे हैं, छोटे शहर में रहते हैं शुरू से। तो वो ज़ोर से हंसते हुए बोला, तो तुम्हारे पापा और रजत कौन से बहुत इंटेलिजेंट है। अमृता वहाँ से उठकर चली गई थी, इससे पहले कि ओजस कुछ ऐसा कह दे कि सारी उम्र उसके सीने पर बोझ की तरह बैठ जाए। अचानक उसे अपने मायके वाली मेड शांता का ध्यान आया। एक बार कुछ परेशान दिख रही थी तो माँ ने पूछा था, क्या बात है? वो दुखी स्वर में बोली थी, भाभी जी क्या बताएं, 10 साल हो गए हमारे ब्याह को। अब भी जब गुस्से में होता है हमारा मर्द, हमारे मायके वाले और हमें जी भर के गाली देवत है। वैसे हमार बड़ी बहन बोली थी हमार विदाई के टेम सुनसान था। ससुराल में कोई बोले थारो बाप गधा तो हाथ जोड़कर बोलना जी सही कहो। वह बोले थारो माँ बहन भाई बहन सब गधे तो कहना बिल्कुल ठीक कहो, मैं भी गधी। भाभी जी कहते तो हम यही है, लेकिन फिर भी सुनकर कलेजा फटता तो है ना। अमृता को लगा उसके और शांता के जीवन में अंतर ही क्या है। उसके पढ़े लिखे होने से उसकी स्थिति में क्या फ़र्क आया। गाड़ी जैसे ही गेट के आगे रुकी सब बाहर निकल आए। कैसी बेसब्री से उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे। कितना मोह है उनके मन में उसके लिए, और वह उन बेचारों के पक्ष में कुछ अच्छा भी नहीं बोल पाती। सबका उत्साह देख उसकी आंखें भर आईं, सबके गले लग उसका अंतर मन भर गया। कैसे ओजस इस स्वार्थहीन स्नेह को शिक्षा के तराजू में तोल रहा है। एक के बाद एक खाने की डिश लाई जा रही थी और सब ओजस को घेरे कुछ ना कुछ पूछ रहे थे। गनीमत थी वो ठीक से जवाब दे रहा था। अमृता को डर था कहीं वो बेरुखी से ना बोल दे। उसको माँ अंदर ले गई और बोली, क्या हुआ, परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना? दामाद जी भी थोड़े अनमने से लग रहे हैं। माँ की नज़र से कुछ भी नहीं छुप सकता है। वो बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था, काम बहुत बढ़ गया है इसलिए थोड़ी थकान है। माँ डोंगे में सब्जी गर्म कर डालते हुए बोली, कहीं ओजस से कुछ कहा सुनी तो नहीं हो गई। वो माँ के गले लग कर रो पड़ी। तभी चाची अंदर आते हुए बोली, भाभी जी अम्मू को लेकर बेडरूम में चली जाओ, लड़की इतने दिन बाद आई है, थोड़ा दिल की कह सुन लो, उसका दिल हल्का हो जाएगा। यहाँ मैं संभाल लूँगी। कमरे में जाकर पलंग पर बिठाते हुए माँ बोली, अब बोल बेटा क्या हुआ, ओजस ने कुछ कह दिया या उसके माँ बाप ने? आंसू पोंछते हुए अमृता बोली, नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप सबको देखकर जी भर आया। माँ ने अमृता को लिटाते हुए उसका सिर अपनी गोद में रख बाल सहलाते हुए कहा, बेटा मन लगने में और एडजस्ट होने में थोड़ा तो समय लगेगा। नई जगह नए लोग, एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है। अगर कोई कुछ कह दे तो दिल से मत लगाना। तेरे पापा कभी कभी इतनी ज़ोर से गुस्सा कर देते हैं मुझ पर, ज़रा सी बात पर, फिर बाद में गलती भी महसूस करते हैं। गृहस्थी में ये सब चलता रहता है। अमृता के मुंह से निकल गया, ग्लानि महसूस करते हैं तो माफ़ी मांगते हैं क्या? माँ उसको हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, पगली, आदमी भी कभी माफ़ी मांगते हैं? वो तो आकर थोड़ा नरमी से बात करने लगते हैं, उससे ही समझ जाना चाहिए उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अमृता धीरे से बोली, जब आपसे गलती होती है तो आप तो कई बार माफ़ी मांगती हो। माँ नज़रें दूसरी तरफ फेरते हुए बोली, औरत की तो नहीं गलती होती है तब भी माफ़ी मांगनी पड़ती है बेटा, कई बार पुरुष के अहम की खातिर, तो कई बार घर में शांति बनाए रखने के लिए। जिस दिन यह आत्मा स्त्री की काया में प्रवेश करती है उसका कोई अहम, कोई इच्छा महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। उसके जीवन में जो भी पुरुष आते हैं वह उसे जिस स्थिति में भी रखें वही उसको स्वीकार करना पड़ता है। तभी भूमि ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, आप दोनों यहाँ बैठी गप्पे लगा रही हो, बाहर खाने पर सब आप दोनों को पूछ रहे हैं। खाना खाते ही ओजस चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। तुरंत उसका टीका कर लिफाफा दिया गया। जो मिठाई अमृता ओजस लाए थे उनमें से एक डिब्बा रखा, अपनी तरफ से 2 और बढ़ाकर गाड़ी में सामान में रखवा दिया। माँ बोली, बहुत ही कम समय के लिए आए,
मन ही नहीं भरा। चाची बोली, त्यौहार की वजह से जिद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आना तो आना नहीं माना जाएगा। ओजस बेटा, किसी दिन समय निकाल कर सारे दिन के लिए आओ। ओजस, जी जरूर, कहकर गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में अमृता के दिमाग में आया, घर पहुंचने से पहले ही ओजस से स्थिति स्पष्ट कर लेनी चाहिए। कब तक इस तरह से मुंह फुलाकर घूमते रहेंगे। घर पहुंचकर तो ओजस मॉम डैड के पास ही बैठा रहता है। फिर उनके सामने क्यों जाहिर किया जाए कि कुछ अनबन चल रही है दोनों के बीच। खाली सड़क देख अमृता ने उससे कहा, ऐसा क्या हो गया है जो तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो? कोई बात बुरी लगी हो तो आपस में बातचीत से सुलझाई जा सकती है। ओजस ने कोई जवाब नहीं दिया। अमृता ने एक बार और कोशिश की, ठीक है, मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं सॉरी कहती हूँ। ओजस ने सड़क के एक तरफ गाड़ी रोकते हुए कहा, एक बात अच्छी तरह से समझ लो अमृता, ये मेरा घर है और मैं जिसे चाहूँ जब चाहूँ बुला सकता हूँ। तुमसे परमिशन लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अमृता कहना चाह रही थी, परमिशन की तो कोई बात ही नहीं थी। वो तो केवल ये कह रही थी, थोड़ा पहले पता चल जाता तो उसे तैयारी का समय मिल जाता। लेकिन वो खामोश रही। इस समय ये कहकर दोबारा बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी मुश्किल से तो बात संभल रही थी, आगे से वही और ध्यान रखेगी ऐसा स्थिति पैदा ही ना हो। उसने धीरे से कहा, आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। ओजस ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात पहले बोल देती तो 4 दिन बर्बाद तो नहीं होते। फिर उसे किस कर पुनः गाड़ी चलाने लगा। अमृता सोच रही थी, तो ये है पुरुष का अहम, ऐसा हवन कुंड जिसमें स्त्री अपना स्वाभिमान, माफीनामा और अस्तित्व हवन करती रहे और पुरुष का अभिमान पलता रहे। ओजस घर पहुंचकर खुश होते हुए ससुराल से मिले टीका और सामान दिखा रहा था। अमृता से हंसते हुए बोला, एक कप चाय बनाना। मॉम डैड, आप भी पियोगे क्या? अमृता के मन में एक सवाल उठ रहा था, अगर ये उसका घर है तो वो यहाँ क्या कर रही है? उसका क्या स्थान है यहाँ और उसका कौन सा घर है? जहाँ पैदा हुई थी मायका, वो अब शादी के बाद पराया हो गया और यहाँ सब कुछ सामान्य हो गया था। ओजस पहला जैसा व्यवहार कर रहा था, हंस बोल रहा था, लेकिन वो सामान्य क्यों नहीं हो पा रही थी? क्यों अंदर से बिखर रही थी? मन रो रहा था। ओजस ने उसकी स्थिति स्पष्ट करवा दी थी, उसका दायरा बता दिया था। अब उसे अपनी हद में रहकर उसका घर संभालना है। मायूसी कैसी? जब स्थिति साफ हो तो काम करने में परेशानी नहीं होती है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती, कोई उम्मीद नहीं रहती है। उसने अपने मन को समझाया और सामान्य व्यवहार करने लगी। जब सब हंसते वो भी हंस पड़ती, सबकी बातें ध्यान से सुनती और जैसा ज़रूरी होता जवाब अवश्य देती। काम में उसने कोई कोताही नहीं बरती, ये वो अच्छी तरह जानती है। काम की लापरवाही कोई बर्दाश्त नहीं करता। कहने को सब कहते रहते हैं, रहने दो, बाद में हो जाएगा, और बाद में भी करना तो उसे ही पड़ेगा। ओजस के मॉम डैड चले गए। जीवन की गाड़ी एक ढर्रे पर चलने लगी। कभी 5 कभी 6 दिन ऑफिस जाते और रविवार को ओजस कुछ ना कुछ कार्यक्रम बना लेता, या तो घूमने जाते या किसी दोस्त को अपने घर बुला लेते। वर्किंग डेज में भी आना जाना लगा रहता। अमृता कुछ नहीं कहती, पहले से ही आलू वगैरह उबाल कर रख देती। जैसे ही कोई आ जाता तुरंत समय के अनुसार आवभगत कर देती। लेकिन उसका तन और मन इतना थका रहने लगा, कई बार उसका मन करता रविवार को कहीं ना जाए, बस घर में रहकर आराम करे। 1-2 बार उसने दबी जबान में कहा भी तो ओजस झल्ला कर बोला, हमेशा बोरिंग बातें करती हूँ, एक संडे ही तो मिलता है, थोड़ा घूम फिर कर मन बदल जाता है। अब उनको कौन समझाए, बेमन का घूमना फिरना सजा भी हो सकती है। ऑफिस में अमृता का काम पिछड़ता जा रहा था। उसकी साख काफ़ी गिर गई थी। शादी से पहले वो अपनी लगन और मेहनत के लिए जितनी जानी जाती थी, अब उसकी लापरवाही के कारण उसको कोई अपनी टीम में लेना नहीं चाहता था। उसको वार्निंग भी मिलती रहती थी। वो बहुत हताश महसूस करने लगी थी। घर का कुछ भी काम निकल आता, ओजस उसको ही छुट्टी लेने को कहता। अपने काम से वो कोई समझौता नहीं करता। काम्या का जन्मदिन था। पहले दिन निश्चय हुआ कि ऑफिस से 7 बजे निकलकर घर पहुँच कर तैयार हो 8 बजे मौसी के घर चले जाएंगे। 3 बजे ऑफिस में मौसी का फ़ोन ओजस के पास आया, बेटा अमृता को अभी भेज दो मेरे घर। जिसको शाम खाना बनाने के लिए बुलाया था उसका ऐन वक्त पर फ़ोन आ गया है, नहीं आ पाएगी। अमृता सब्जी टेस्टी बनाती है, थोड़ी मदद कर देगी, इज्जत रह जाएगी। ओजस ने तुरंत अमृता की सीट पर आकर ये बात ऐसे बताई जैसे मौसी ने कितनी इज्जत बख्शी दी हो। अमृता ने विरोध किया, ऐसे कैसे काम बीच में छोड़कर जा सकती है? वो लाड जताते हुए बोला, अरे उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे टीम लीडर से बात कर लूँगा, तुम बस चली जाओ। सोचो सब रिश्तेदारों में तुम्हारी कितनी तारीफ होगी। अमृता को जाना पड़ा। मौसी ने कुछ तैयारी नहीं रखी थी।
पहले तो खाना बनाने वाली के इंतज़ार में बैठी रही, फिर जैसे ही पता चला वो नहीं आएगी तो इतनी नर्वस हो गई, हाथ पैर फूल गए, कुछ काम हुआ ही नहीं। अमृता ने जल्दी जल्दी सोनिया की थोड़ी बहुत मदद लेकर 40-50 लोगों का खाना बनाया। उसने सोचा था 7 बजे तक सब काम निपटा कर अपने घर चली जाएगी और अच्छे से तैयार होकर पार्टी के समय तक आ जाएगी, लेकिन जब निगाह घड़ी पर गई तो 7:30 बज गए थे और मेहमानों के आने का समय हो रहा था। उसने मौसी से कहा, मौसी जी थोड़ी देर तो हो गई है, लेकिन मैं फटाफट घर जाकर तैयार होकर आती हूँ। मौसी एकदम से बोली, नहीं बेटा, इस समय तुम्हारे जाने से बहुत रिस्क है। अगर ट्रैफिक में फंस गई और देर हो गई तो मेरी तबीयत पहले ही घबरा रही है। भटूरे तो तुम ही बना सकती हो, प्लीज़ मत जाओ। ऐसा करते हैं ओजस को फ़ोन कर देते हैं, वो तुम्हारी ड्रेस ले आएगा, तुम यहीं तैयार हो जाना। पहले तो ओजस का फ़ोन मिला नहीं, मिला तो वो बोला, मुझे ऑफिस में इतनी देर हो गई है, अब तो मैं सीधा आ रहा हूँ, पर घर गया तो बहुत देर हो जाएगी। अमृता को बोलो सोनिया की कोई ड्रेस लेकर पहन लेगी। सोनिया और काम्या का वजन उससे ज़्यादा था और उनके कपड़ों में अमृता को कोई अपने लिए उचित नहीं लगी। फिर भी एक सिंपल सी पोशाक निकालकर उसने पहनी। वो बहुत असहज लग रही थी, लेकिन क्या करती। जब ओजस आया तो उसे देखकर आश्चर्य से बोला, कैसी लग रही हो, ये क्या पहन लिया है। वो और विचलित हो गई। पूरे समय रसोई में घुसी रही, बाहर बहुत कम समय के लिए आई। उसे लग रहा था सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे हैं। लौटते वक्त गाड़ी में ओजस हंसते हुए बोला, ये ड्रेस तुम पर बहुत फनी लग रही थी, और कुछ नहीं मिला तुम्हें पहनने को। वो थके स्वर में बोली, वो दोनों अधिकतर मिनी स्कर्ट और शॉर्ट्स पहनती हैं, यही कुछ सोवर सी ड्रेस मिली तो पहन ली। थोड़ा पहले ऑफिस से निकल जाते और मुझे तैयार होने के लिए घर ले आते। वो बोला, एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट आ गया था, उसमें बहुत समय लग गया था। तुम्हें खुद समय का ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत गड़बड़ है। अमृता ने अपना सारा ध्यान खिड़की के बाहर देखने में लगा दिया। वो गहरी गहरी सांस ले रही थी, कहीं उसका रोना ना चालू हो जाए। सारी कमी उसी में ही है और वह कितनी भी कोशिश कर ले सबको खुश नहीं कर सकती। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर उसे अपनी टीम लीडर से तगड़ी डांट पड़ी। ओजस उसे बताना ही भूल गया था अमृता के जाने के बारे में। उसके खिलाफ अनुशासनहीनता का चार्ज लगाने की धमकी देकर वो चला गया। सबके सामने बहुत अपमानित महसूस कर रही थी और ओजस पे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। बहुत देर तक बाथरूम में बंद होकर रोती रही। शाम को जब उसने ओजस से इस बारे में पूछा तो वो लापरवाही से बोला, अरे यार भूल गया, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, थोड़ा बहुत कह दिया उसने तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऑफिस में ये सब चलता रहता है। जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं उसे क्या बोले। वो अपने आंसू पीकर रह गई, थक गई थी माफ़ी मांगते मांगते, अपनी सफाई देते देते। इस बार वो खामोश रही। 2-3 दिन बाद ओजस को एहसास हुआ अमृता की चुप्पी का। रात को उसे बाहों में लेते हुए बोला, क्या हुआ अमृता, इतनी चुप क्यों हो। वो अपनी सारी परेशानियों का चिट्ठा एक साथ क्या खोलती, फिर वो सुन भी नहीं पाता, इसलिए अमृता बोली, बस ऑफिस में काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। 1-2 काम सही नहीं हो पाए तो रेपुटेशन काफ़ी ख़राब हो गई है। इस बार वर्मा ने अपने नए प्रोजेक्ट में मुझे लेने से मना कर दिया है। ओजस बोला, तो अच्छा है ना, उसके साथ काम करके तुम परेशान भी कितना रहती हो, किसी और में ले लेंगे। वो दुखी स्वर में बोली, तुम अपनी टीम में ले लो ना। वो बोला, नहीं, पति पत्नी साथ काम करें ठीक नहीं रहता, बल्कि कहीं और क्यों नहीं ट्राई करती, कंपनी बदल लेना अच्छा रहेगा। सोच तो अमृता भी यही रही थी, उसने 1-2 जगह अप्लाई भी किया था। ओजस बोला, मैं भी ये कंपनी छोड़ने की सोच रहा हूँ, बोर हो गया हूँ, कुछ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, किसी और बड़ी कंपनी में ट्राई करूँगा। अमृता ने भी कोशिश करनी शुरू कर दी। अमृता को नई नौकरी मिल गई, लेकिन वो परेशान सी घर में घुसी। सुबह से ओजस भी गायब था, ऑफिस नहीं आया था। शाम को जब आया तो बहुत प्रफुल्लित था, हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर आया। आते ही उसके मुंह में मिठाई डाल उसे गोल गोल नचाते हुए बोला, आई एम सो हैप्पी, मुझे एक ज़बरदस्त जॉब मिल गई है। अमृता खुश होते बोली, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कौन सी कंपनी है। वो हंसते बोला, अमृता बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, हमें अमेरिका जाना पड़ेगा। अमृता ने उसके हाथों में से अपना हाथ निकालते हुए पूछा, तुमने जॉब एक्सेप्ट कर ली क्या। वो मुस्कुराते हुए बोला, इतनी अच्छी जॉब एक्सेप्ट कैसे नहीं करता, तुरंत साइन कर दिया अपॉइंटमेंट लेटर पर। अमृता ने मायूसी से पूछा, मुझसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं है समझी, मैं अमेरिका में क्या करूँगी। वो झुंझला कर बोला, अरे यार तुमसे पूछता तो सारा सरप्राइज़ ख़त्म हो जाता। अमृता तुरंत बोली, ओजस ये जन्मदिन का तोहफा नहीं है, ये ज़िंदगी भर के निर्णय होते हैं, इसमें दोनों की सलाह ज़रूरी होती है। वह आश्चर्य से बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम किस बात का इशू बना रही हो, बस तुमसे परमिशन नहीं ली,
वो परेशान सी बोली, मैं इशू इस बात का नहीं बना रही हूँ। तुमने अमेरिका जाने का निश्चय कर लिया और ये नहीं सोचा एक बार मुझसे पूछ लेते मैं अमेरिका जाना चाहती हूँ कि नहीं, और मैं अमेरिका जा कैसे सकती हूँ, मेरी तो वहाँ जॉब नहीं होगी। वो झुंझला कर बोला, तुम बात तो पूरी सुनती नहीं हो। मुझे दुगना पैकेज मिल रहा है, इतनी अच्छी सैलरी पर हम वहाँ जाएंगे तो तुम जॉब मत करना। वैसे भी तुम्हें दोनों काम करने में थकान हो जाती है, तुम मैनेज कर नहीं पाती हो, तुम बस घर संभालना और आराम करना। वो सोफे पर बैठ हताश सी बोली, यही तो फ़र्क है हम दोनों में। मुझे भी जॉब मिल गई है लेकिन बेंगलुरु जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने हाँ नहीं करी। मुझे लगा अगर तुम्हारी भी जॉब बेंगलुरु में लग जाती तो हाँ करूँगी। एक बार तुमसे डिस्कस करके ही कोई निर्णय लूँगी। और तुमने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, मेरी तरफ से भी निर्णय खुद ले लिया।